अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। दो तीन इश्यूज़ है जिस पे बड़ी ज़रूरी गुफ्तगू करनी है और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। और मरी के हवाले से, सानिया मरी के हवाले से कुछ काफ़ी तहकीक की है और आप तक जो कंस्पिरेसी नज़र आ रही है उस पर आपको कोई थोड़ी सी रोशनी डालनी है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको लंदन लेके जाएंगे हम जो चॉइस आपके साथ, लेकिन अभी जो आपसे साथ दो तीन बड़ी ज़रूरी बातें कर रही। एक तो आपको पता है शाहरुख जतोई 2013 में जो है ना शाहजेब को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। ताकतवर आदमी, आप अंदाज़ा लगाएं। आपको पता है सैयद खुर्शीद अहमद शाह भी 2 साल जो है ना सिंध में नैब की हिरासत में रहते हुए भी सिर्फ अस्पताल में रहे, जेल देखी नहीं। शाहरुख जतोई का भी यही केस है। ये भी मीडिया में बात आ गई तो आपके सामने हालात और वाक़यात आ गए और इनको अस्पताल से वापस जेल मुंतकिल कर दिया। अगर तो वाकई बीमार थे तो जेल मुंतकिल करने की क्या ज़रूरत थी। इस पर तो असूली तौर पर वज़ीर आला सिंध को इस्तीफ़ा देना बनता है कि उनके यहाँ ये क्या हो रहा है। और आपको बड़े मेन मीडिया स्ट्रीम में ये नहीं आएगा डिमांड, ना हामिद मीर, ना तलत हुसैन, ना आसमा शराजी, ना गुल बुखारी, ना गरीदा फ़रूकी, कोई डिमांड करता हुआ नज़र नहीं आ रहा होगा आपको। तो ये दोहरा चेहरा है, आप यहीं से अंदाज़ा लगाएं। और सेंट्रल जेल कराची के इलाका जो है गिजरी में कमर इस्लाम निजी अस्पताल की बिलाई मंजिल पर शाहाना ज़िंदगी गुजार रहा था। अच्छा, अगर जेल में भी आना था तो सरकारी अस्पतालों में होना था। और वहाँ पर क्या किया, महकमा सिंध के हुक्म पर ये मुंतकिल हुए हैं और बाअसर शख्सियत का हाथ है सिंध की। और आपको पता है कि इन्होंने ऊपर का हिस्सा बिलाई मंजिल सारी शाहाना ज़िंदगी किराया दे रहे थे, पैसे दे रहे थे, जो भी वट पैसा जिसके पास है आपके निज़ाम है। ये गॉड फादर के सिंध माफिया का होता क्या है, वो ये इसी तरह के लोग हैं। और 27 दिसंबर 2012 से इसको अदालतों में मत डालिएगा, खुदा रहा अदालतों में मत डालिएगा। इसका जवाब वज़ीर आला सिंध से लीजिएगा और वज़ीर आला सिंध की जिम्मेदारी है इसका जवाब देने की, उन्हीं से जवाब पूछना चाहिए। बहरहाल मैं तो यही डिमांड कर सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट को आज खुद नोटिस लेने के हवाले से, और इस पर डिटेल जो है आपके चीफ जस्टिस जो हैं सूबा सिंध के अहमद अली शेख साहब वो मंगवा लें तो सारा कुछ सामने आ जाएगा। दोहरा निज़ाम आपके सामने, मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आगे चलते हैं। आपको 62(1)(f डिसक्वालिफिकेशन फॉर लाइफ, मैंने इसको क्लियर किया था। 62(1)(f बैकग्राउंड पे चल रहा होगा और मैंने वजह आपको बताई थी कि ये क्वालिफिकेशन के सेक्शन में, आर्टिकल में। डिसक्वालिफिकेशन में तो आप रख सकते हैं फॉर अ सर्टेन टाइम, फॉर अ सर्टेन टाइम, कुछ वक्त के लिए आप डिसक्वालिफिकेशन, यानी कई जगह है आप दोहरी शहरियत जब छोड़ दें तो आप वापस आ जाते हैं। तौहीन अदालत या मुख्तलिफ जराइम में सज़ा मिली तो 5 साल बाद आप वापस आ जाते हैं। ये मैं सिर्फ वैसे ही बता रहा हूँ आपको। और आप लोगों का इतराज़ था मेरे ऊपर कि मैंने आसन बून साहब को, आसन बून साहब से दोस्ती है हमारी जी, और हमने उनको मेरिट पे इस कॉन्टेक्स्ट में वोट दिया था कि वो बाहर की भलाई के लिए काम करें। और उनके ग्रुप ने अब आपके सामने आसमा जहांगीर फाउंडेशन के हवाले से जब ये सारी चीज़ें आई तो हमने साथ नहीं दिया। मैंने लाहौर बार के इलेक्शन का साथ मैंने नहीं दिया उनका, और बुनियादी वजह यही थी। और अब आपके सामने वो गालिबन लंदन तशरीफ़ ले गए थे, नवाज शरीफ ख़ानदान से मुलाकात हुई और वो अब एक एजेंडा शुरू हो चुका हुआ है और पटिशन तैयार हो चुकी हुई है। मैंने पटिशन देख ली है लेकिन अभी उन्होंने ऑफिशियल नहीं शेयर की, इसलिए मैं नहीं मुनासिब समझा बैकग्राउंड पे चला सके। और वो उनका कहना ये हद है इसकी एक। और मैंने आपके सामने वो पटिशन शेयर कर देता हूँ जिसमें ये डिसक्वालिफिकेशन नवाज शरीफ को नोटिस भी हुआ था, मैंने उतना हाईलाइट भी किया हुआ था आपके। और अब ये कह रहे हैं आज खुद नोटिस और सुप्रीम कोर्ट की खसूसियत या अख्तियारत से मुतल्लिक अपील का हक़ दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट कैसे देगी हक़ इसका?
सुप्रीम कोर्ट के पास तो इख्तियार नहीं है। ये तो काम अगर करना पार्लियामेंट ने करना, जाएँ तरमीम लेके आएँ, मुश्तरका सारे उनको इकट्ठा करके 2/3 अक्सर से तरमीम ले आएँ आप, लेकिन यहाँ नहीं हो सकता ये। और किसी भी उम्मीदवार को ताहयात नाहल करा देना बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी, ये किसने कह दिया आपको? बुनियादी हक इलेक्शन लड़ने का, लेकिन राइडर लगा हुआ है साथ, शायद आप भूल जाते हैं। और राइडर हैं, ऑल फंडामेंटल राइट्स आर सब्जेक्ट टू सर्टेन क्लासिफिकेशन, और वो बड़े वाज़े तौर पर हैं। और कह रहे हैं गलती करने वाले को नज़रसानी और माफ़ी का हक ना देना इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है। सादिक और अमीन एक बेहतरीन स्टैंडर्ड है। जो आदमी झूठा होगा, फ्रॉड करता है, फरेब करता है, सगेशियस राइटर्स नहीं है, उसको दोबारा हक क्यों देना है आपने? वो तो बार बार करेगा, चाहे तो बता दें आप यहाँ पर किसी तरह से, आपके पार्लियामेंटेरियन पॉलिटिशियन आपके सामने, ठीक है ना जी, और उसमें हवाला दे रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म का और इमरान खान का, और सुप्रीम कोर्ट बार ने ये दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया है। ये दिस सब्जेक्ट पिटिशन इज़ नॉट मेंटेनेबल इन एनी केस। वो फाइनलिटी हो चुकी हुई है, नई चीज़ जब सामने आएगी, इंटरप्रिटेशन हो चुकी हुई है, नई अनोखी चीज़ है कोई नहीं इसके अंदर, पर सियासी स्टंट है। चलते हैं अगले इशू की तरफ, और वो अहम इशू है इसहाक डार की नाअहली के हवाले से। मैंने नया 10 जनवरी को एक ख़त लिख दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमीशनर मैम, इनका नोटिफिकेशन बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, जो 10 जनवरी को जारी किया। यानी वो सस्पेंड था, सेनेटर तो मुंतखब हो चुके थे, नोटिफिकेशन सस्पेंड था। अब मैंने साथ कहा कि नोटिफिकेशन उनका आ चुका हुआ है, जो सस्पेंड था वो जारी हो चुका हुआ है, और इनको डिसक्वालीफाई आर्टिकल 63(1)O के तहत किया जाए। 63(1)O के तहत डिफ़ॉल्टर हैं ये। और वो जजमेंट मैंने आपके सामने पहले भी बताई थी, मैं दोबारा फिर जिक्र कर देता हूँ। अताउल्ला कासमी वाला PTV वाला केस, सोमोटो केस नंबर 365 और 2018, और PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 1 जजमेंट ये रिपोर्टेड है। और पैरा 32 बड़ी क्लैरिटी के साथ है, और पैरा 35 में जो है ना उनकी जितने पैसे बनते हैं वो 19 करोड़ का वो लिखा हुआ है कि उनका 20% जो है इसहाक डार ने देना है। तो यही गुजारिश की है अपने, जो कि मैं आर्टिकल 63 सब आर्टिकल 2 के तहत चेयरमैन सेनेट को भिजवा चुका था। 1 महीने के अंदर उन्होंने रेफरेंस भिजवाना था, उन्होंने कोई रेफरेंस ही भिजवाया तो ऑटोमेटिकली सुप्रीम इलेक्शन कमीशन के सामने आ जाता है। इलेक्शन कमीशन को मैंने कहा हेयरिंग रखें और इनको डिसक्वालीफाइड डिक्लेयर करें। एक अभी रिसेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट जो नेवी सेलिंग क्लब के हवाले से है, रावल डैम के ऊपर इलीगल और अपना कंस्ट्रक्शन के कॉन्टेक्स्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट बार के जनरल सेक्रेटरी वसीम मुमताज़ मलिक ने एक प्रेस रिलीज जारी की है। मुझे इस प्रेस रिलीज पे एक शदीद इख्तलाफ इस कॉन्टेक्स्ट में है कि ये सुप्रीम कोर्ट बार की प्रेस रिलीज़ नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट बार की कोई रेजोल्यूशन है, ना सुप्रीम कोर्ट कहीं बैठी है, ना वो किसी जगह इकट्ठी हुई है, और ये सेक्रेटरी ने साहब ने जारी कर दी है। बैकग्राउंड पे मैं चला रहा हूँ, मैं जब उसके कंटेंट पे मैं नहीं जाता, कंटेंट पे जाने का इशू है ही नहीं। जजमेंट आई है, जजमेंट का आगे राइट है, वो जहाँ भी जाते हैं जिस तरह चलते हैं, हर कोई गलत भी हो सकता है, जिसने पिटीशन दायर की उसकी भी कोई गलती हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट में काफ़ी गलतियाँ हैं, वो डिटेल में काफ़ी गलतियाँ हैं। तो बैकग्राउंड पे अभी मैं सिर्फ पहले 2-3 पेज और आखिर में जो ऑपरेटिव पार्ट है वो मैं शेयर कर देता हूँ। और मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को ऐसे मामलात में, बहरहाल ठीक है, लेकिन नज़र यही आ रहा है कि वो सो कॉल्ड लिबरल का एजेंडा जो है यहाँ चल रहा है, वो एक इदारों के कॉन्टेक्स्ट में, और इस बारे में बड़ी तहकीक होनी ज़रूरी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो ये माजरत के साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की नहीं है, ये वसीम मुमताज़ मलिक बहैसियत सेक्रेटरी उन्होंने जारी की है। सुप्रीम कोर्ट बार तो बैठी नहीं, ना कोई रेजोल्यूशन पास की है, और चल रहा हमारे सारे मीडिया के ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के कॉन्टेक्स्ट में है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ अमजद चौधरी साहब के साथ जाऊँगा, यहाँ नवाज शरीफ का किरदार आपके सामने आ जाएगा। अगली जो है यहाँ कंस्पिरेसी इस कॉन्टेक्स्ट में कोशिश की है चीज़ें आपके सामने रख दें कि लोकली लोगों ने क्या किया, वो क्या एक जान के ये शरारत भी हो सकती है, तो इसकी तहकीक है वो साजिश के लिए। इसके लिए मैंने एप्लीकेशन तैयार कर ली हुई है जुडिशल कमिश्नर बनाने के हवाले से, बहुत जल्द मैं दायर करूँगा। चलते हैं अमजद चौधरी की तरफ।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जो मैं वीडियो आपके पास लेके आया हूँ ये ऐसी वीडियो है कि मैं आप सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, मैं कहता हूँ कि उनके ऊपर ये फ़र्ज़ है और लाजिम है कि इस वीडियो को अपने फ़ोन के अंदर हर कॉन्टैक्ट में जो लोग हैं आपके, उनको ज़रूर भेजें। ये एक ऐसी वीडियो है जिससे बहुत सारे लोगों की जान बच सकती है। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त जो मरी का अंदोनाक वाकया हुआ है, उसके अंदर जो ट्रेजिडी हुई है, उसके ऊपर बहुत सारी बातें आप सुन चुके हैं। वो दिल खराश वाकयात, वो मनाजिर मैं नहीं आपको दिखाना चाहता, लेकिन हमारे मुल्क में ओबियसली ये इस वक्त जो डिबेट, सियासी डिबेट चल रही है, वो ये चल रही है कि जी हुकूमत की गलती है और पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। बिल्कुल हुकूमत की गलती है, नेग्लिजेंस है इंतजामिया की, तमाम जो अमूर हैं उनकी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप मत भूलें कि आपका मुल्क जो है वो किस तरह के जो है जो उसकी हिस्ट्री है, वो किस तरह की हिस्ट्री है। वहां पर अगर मॉडल टाउन जैसा वाकया होता है, दिन दिहाड़े लोगों को गोलियां मार के छन्नी कर दिया जाता है, उसका आज तक कुछ नहीं होता। साहिवाल का वाकया होता है, वहां पे लोगों को, बेगुनाह लोगों को मार दिया जाता है, चाहे वो अनआइडेंटिफाई तरीके से वो काम हुआ, जो भी हुआ उसके ऊपर भी कुछ नहीं होता। तो हमारे मुल्क में तो जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल करने वाली एजेंसीज जो हैं, वो अगर लोगों को मार देती हैं तो उस पर कुछ नहीं होता। ये तो एक आसमानी आफत थी, ये तो कुदरती एक आफत थी। लेकिन यहाँ पर बात किसी के ऊपर इल्जाम लगाना या किसी को कटहरे में लाना नहीं है, होना कुछ भी नहीं है, लेकिन कम से कम लोगों को अवेयरनेस करनी चाहिए। एक वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये वीडियो आप जरूर देखें, इसकी मैं साथ ट्रांसलेशन करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि असल हुआ क्या है। Mother and her young son died from carbon monoxide poisoning while sitting in a snowed-in car. A lot of people are unaware of how this gas can quickly fill up a vehicle due to a clogged tailpipe. So just how fast can CO reach a dangerous level? Michelle Charlesworth put it to the test. Wow, was this interesting. Now, carbon monoxide does not smell like car exhaust. It doesn't smell at all. And what we learned is that in just a few minutes, a car can fill with enough carbon monoxide to leave us sleepy, disoriented, unable to help ourselves, and in real danger. We went to the Maplewood Fire Department to conduct this unscientific experiment. So how fast can any of us run into danger sitting in a car like this sedan behind me with all of the windows up, the car running if the car is surrounded by snow? In this case, this car is packed in the back and front. All of the vents and the tailpipe are covered with snow. By the time you realize those symptoms are affecting you, you may be on your way to unconsciousness. Chief Michael Dingelstedt made sure that on the dash we could watch his orange professional grade meter as well as a home carbon monoxide detector. After only 1 minute, 24 seconds, the professional grade alarm went off. At a level of 90 parts per million, a dangerous enough level to do harm. It takes a matter of minutes, as you saw, how quickly the level rose up in the vehicle today. 1 minute, 24 seconds. That's how fast, without anyone sitting inside the car, the carbon monoxide climbed to a dangerous level. What we created at the fire department was a, quote, death chamber, and that within 15 to 20 minutes, carbon monoxide poisoning can kill in a car like that. They also... नाज़रीन, इस वीडियो में वो जर्नलिस्ट औरत बता रही है कि एक फैमिली के साथ, जिसमें 2 बच्चियां और एक मां थी, उनके साथ इसी तरह का वाकया हुआ जो मरी में हुआ है। तो वो बता रही है कि कैसे उनकी जो कार थी वो बर्फ के अंदर आगे और पीछे से धंस गई और उनके जो जितने भी सांस लेने के या एग्जॉस्ट के जितने रास्ते थे वो बंद हो गए, ऑक्सीजन वहां पे नहीं आई। और फिर उसके बाद उनके साथ क्या हादसा हुआ, आपने देखा कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक गाड़ी को आगे पीछे से बर्फ से ढांप दिया। उसके जितने भी एग्जॉस्ट थे, जहां से ऑक्सीजन अंदर जा सकती थी या कार्बन डाइऑक्साइड या वो बाहर आ सकती थी, उस सारे ब्लॉकेज कर दी उसको। और उसके बाद उसके अंदर एक मीटर रखा जिसमें उन्होंने देखा कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो उसके अंदर डेवलप होती है विद इन 1 मिनट और 20 सेकेंड, यानी कि 1 मिनट 20 सेकेंड के अंदर वो अलार्म उसका बजना शुरू हो गया। यही कुछ मरी में हुआ है नाजरीन, कि लोगों को एजुकेशन नहीं थी, उन्होंने अपनी गाड़ियों के शीशे बंद करके, सर्दी बहुत थी, उन्होंने हीटर जला दिए और बर्फ बहुत ज्यादा पड़ रही थी, और उन्होंने जितने भी एग्जिट पॉइंट थे उनको चेक नहीं किया, वहां पे बर्फ जमती रही। और नाजरीन, ये ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कोई रेजिस्ट किया होगा, कि जितनी अमवात हुई हैं वो 1 मिनट 10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर हो गई हैं। आपको एक्सपेरिमेंट कभी हुआ होगा कि जो लोग ऑपरेट होते हैं कभी और उनको एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो डॉक्टर बात कर रहा होता है और आपको एनेस्थीसिया देता है और आप एकदम जो है वो यानी कि नींद की
वादी में चले जाते हैं, आपको कुछ पता नहीं होता, फिर वो आपका ऑपरेशन करते हैं, हड्डी काटते हैं और आपको किसी किस्म की कोई पेन और कुछ याद नहीं रहता। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आपके जिस्म और आपके दिमाग का कनेक्शन जो है उसको काट देती है। आप चाहे जितने मर्जी पहलवान हैं, जितने मर्जी ताकतवर हैं, आप एक उंगली भी नहीं हिला सकते। यही इन सब के साथ हुआ। अब होता क्या है कि जब अगला एग्जॉस्ट बंद हो गया, पिछला एग्जॉस्ट बंद हो गया, विंडो खुली नहीं रखी, कम से कम 1-1 इंच विंडो खुली रखनी चाहिए, लोगों को रास्ता रखना चाहिए, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद अगर ऐसी सिचुएशन हो तो उसमें बाहर निकल के देखना चाहिए कि जो सलेंसर की जगह है और जो फ्रंट ग्रिल है उसके ऊपर बर्फ को साफ कर दिया जाए। तो फिर सारी रात चाहे आप इस तरह गाड़ी स्टार्ट करके उसमें रहें, ऐसे वाकयात नहीं होने थे, क्योंकि लोगों को एजुकेशन नहीं थी, नॉलेज नहीं था, और वो इस बेबसी की हालत में जो है अपने जो है इस दुनिया से जो है रुखसत कर गए तो वो मरी में एंजॉय करने थे, लेकिन ये उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित हुआ। अब नाज़रीन, थोड़ी सी बात, हम जो इल्ज़ामात की भरमार है इस वक्त हुकूमत के ऊपर और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, चंद एंकर्स जो हैं वो बैठ के अपना सौदा भी बेच रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि हुकूमत पे आप इल्ज़ाम तराशी ना करें या उनको ज़िम्मेदारी ना दें, बिल्कुल दें, हम भी हुकूमत को ज़िम्मेदारी दे रहे हैं जितनी ज़िम्मेदारी उनकी बनती है, लेकिन सिर्फ हुकूमत इसमें ज़िम्मेदार नहीं है। इसमें जो वहाँ पे जो दुकानदार, जो वहाँ के होटल वाले लोग थे, उनकी लालच, उनकी हिर्स भी जो है इसमें शामिल है, क्योंकि असल वजूहात जो लोगों की मौत की हुई है, जैसे हमने वीडियो में बताया है कि उनको अपनी कारों के अंदर जो है मजबूरन रहना पड़ा। अगर वो 3000 का कमरा, मैं आपको ये अखबार की कटिंग भी दिखा रहा हूँ जहाँ पे एक शख्स ने अपनी बीवी का जेवर रखाया, उसका क्रेडिट कार्ड तक जो है वो इस्तेमाल नहीं वो एक्सेप्ट कर रहे थे। तो ऐसी सूरत हाल में लोग जो हैं वो मजबूर हो गए। ये बेहिसी थी वहाँ के होटल वालों की, वहाँ के दुकानदारों की। वैसे वहाँ पे सुना है कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं उन्होंने काफ़ी मदद की है, वहाँ पे लोगों को चाय पानी खाना भी दिया है, लेकिन ये ख़ास तौर पर ये जो वहाँ का बिज़नेस कम्युनिटी है उसने जुल्म की इंतहा की है, और इस चीज़ से हम ज़रूर पर्दा उठाएंगे और इसकी हम बात करते रहेंगे। और हुकूमत को चाहिए कि वो इनके ख़िलाफ़ घेरा जो है वो तंग करें, इन तमाम होटलों के जो रूम्स हैं, इनकी कंडीशन है, उसकी वैल्यूएशन निकालें, और एक सर्टन लेवल से ऊपर, चाहे जो मर्ज़ी साल का दिन हो, उससे ज़्यादा जो है प्राइस नहीं होनी चाहिए। उससे कम कर सकते हैं, सेल लगा सकते हैं, लेकिन ऊपर नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी बदमाशी है, इसको भी टैकल करना है। लेकिन यहाँ पर तरह तरह की र्यूमर्स आ रही हैं। हम उन सहाफ़ियों पे जो सीनियर सहाफ़ी हैं और अपने वीलॉग्स करते हैं उनकी भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अज़हर सिद्दीक़ साहब को और मुझे भी इस तरह के फ़ोन कॉल्स आए जहाँ पे कुछ लोग ये इल्ज़ाम भी लगा रहे थे कि यहाँ पे मिली भगत का मामला हुआ है, यहाँ की जो लोकल इंतज़ामिया है मरी की और उस इलाके की, वो इन्फ्लुएंस है किसी के। आप जानते हैं कि वो किसके इन्फ्लुएंस में हो सकती है। ख़ाकान अब्बासी वहाँ से हैं, मुस्लिम लीग नून का वहाँ बहुत बड़ा वोट बैंक है, वो अलग बात है, वो इलेक्शन हार गए थे, लेकिन इसकी बहुत सारी मिसालें और भी हैं। डेंगी के दौरान मेरे एक दोस्त हैं शेख साहब, उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा यार आपके लाहौर में क्यों डेंगी कंट्रोल नहीं हो रहा। आपको याद होगा कि अज़हर सिद्दीक़ साहब के वालिद साहब को भी डेंगी हो गया था। तो उसने कहा यार मसला यहाँ पे ये है कि मेरे 2 कुलीग्स जो हैं जो मेरे साथ एक ज़माने में काम करते थे, वो भी पहले मुस्लिम लीग नून में थे और सरकारी जॉब पे थे, अब वो अपना जो एजुकेशन का बिज़नेस चला रहे हैं। उन्होंने कहा जी यहाँ पर, मैंने उनसे पूछा है, मैंने किसी को कहा था कि यहाँ पे स्प्रे करना, उन्होंने कहा जी हमें दवाइयाँ दी नहीं जा रही। हमने फर्स्ट ऑफिसर तक बात की है, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम अपनी नौकरी करो, तनख्वाह मिल रही है ना, अभी हम स्प्रे नहीं करना चाहते, या उन्होंने नहीं किया। अब वो किसका ऑर्डर मान रहे थे, बुज़दार का या किसी और का, ये जड़ें मौजूद हैं नाज़रीन। ये पूरे मुल्क के अंदर इस तरह के निज़ाम चलते हैं। अलबत्ता अज़हर सिद्दीक़ साहब ने कहा है कि इसके ऊपर हम पूरी इंक्वायरी करेंगे, फिर आगे बात करेंगे कि क्या इसमें कोई सदाकत है या नहीं है। अब हम आते हैं जनाब, हमारे एक बहुत मशहूर एंकर हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने अपने व्लॉग के ऊपर इमरान खान की गवर्नमेंट को रगेदा। उन्होंने कहा कि ये कसूरवार है, बिल्कुल ठीक है, उनका राइट है, लेकिन जो लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की, मेरा नहीं ख्याल कि एक अच्छे जर्नलिस्ट को ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए कि जिनकी गवर्नमेंट और इमरान खान जो है वो या तो काम करें, काम करके दिखाएं, काम नहीं होता तो हुकूमत छोड़ दें, ये चक चक और बक बक बंद करें। अब इस तरह के अल्फाज हम तो नहीं उनको कह सकते कि आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो चक चक है या बक बक है, क्योंकि ये एक अच्छे जर्नलिस्ट की निशानी नहीं है। अलबत्ता बहुत सारे लोग जो हैं वो हुकूमत को इस वक्त जो है वो इल्ज़ाम दे रहे हैं, और हुकूमत कहीं ना कहीं बल्कि बहुत जगह पे इसकी ज़िम्मेदार भी है। लेकिन मैंने आपको बताया है कि अकेली हुकूमत का मसला नहीं है, हमारे रवैयों का मसला है। इमरान खान कितने अरसे से ये बात बोल रहे हैं कि मिलावट मत करो, चोरी मत करो, बेईमानी मत करो, मुनाफा जायज़ लो, तो क्या ये उन लोगों की ज़िम्मेदारी नहीं है
जो लोग बेचारे दुनिया से चले गए उनका बेचारों का कोई कसूर नहीं है। और ये एक तूफ़ान, बर्फ़ानी तूफ़ान था, और ऐसा तूफ़ान था जो 15 साल में शायद पहली दफ़ा आया है। आज़ाद कश्मीर में बर्फ़ पड़ी है, एबटाबाद में पड़ी है, सब जगह पे ये मसला हुआ है, लेकिन वहाँ पे 1 लाख गाड़ियाँ नहीं गई। अब ये यहाँ पे जो गफलत आती है इंतज़ामिया की वो ये है, इसके ऊपर बात की जा सकती है। दूसरा ये है कि इमरान खान ने कहीं पे ये बात नहीं कही कि वो इसकी ज़िम्मेदारी नहीं ले रहे। उनके जो ट्वीट्स हैं उनको भी मिस कोट किया जा रहा है। उन्होंने ये कहा था कि बहुत ज़्यादा लोग आ गए यहाँ पर, उन्होंने जो सफरी मौसम की जो इंफॉर्मेशन होती है वो नहीं उन्होंने देखी और वो यहाँ पे पहुँच गए और गाड़ियाँ ज़्यादा आ गई। लेकिन जो भी है ज़िम्मेदारी वो हुकूमत की और इंतज़ामिया की है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, पहले ये वीडियो देखें। कर्म कि मैं सुबह टेलीविज़न देख रहा था, वरना मैं सुबह टेलीविज़न देखता नहीं हूँ। उस दिन मैंने देखा, मैं इंतज़ार करता गवर्नर हाउस जाना था, वो उनका था ओथ नए चीफ जस्टिस का, तो देखा कि कुछ भी नहीं था। उसको अपना लोगों ने कुछ छोटियाँ पकड़ी थी और पुलिस खड़ी थी, स्टैंड ऑफ था, कुछ नहीं था। उस वक्त मैंने डॉक्टर तौकीर को, मुझे वक्त लगा उसको उठाने, मैंने फ़ोन किया, उसको अगर ये क्या हो रहा है जी, मैंने कहा फ़ौरन बंद कराओ। वो सारा अपना और अगर ना भी होता तो मेरी तो जिम्मेदारी नहीं थी, मैं तो चीफ मिनिस्टर हूँ, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस का काम था। लेकिन खुदा का करना ऐसा है कि मैंने टीवी देखा और मैंने देख लिया। जी हाँ नाज़रीन, ये हैं खादमे आला आपके वज़ीर आला पंजाब। इनका सुन लें कि ये ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। मॉडल टाउन जैसे वाक़े की ज़िम्मेदारी इन्होंने कहा जी मेरी ज़िम्मेदारी तो नहीं बनती, ये तो आईजी का मसला है या पुलिस का मसला है। तो यहाँ पर उस वक्त ये सहाफ़ी जो हैं वो इनके मुंह में दही जम जाता है और ये उनकी गोद में जाके बैठ जाते हैं। और आपको पता है क्यों ऐसा होता है? बास्केट्स आ रही हैं, एड्स मिल रहे हैं लाखों अरबों की शक्ल में, और फिर जनाब जई की तई फेरी जाती है, फिर सारा कुछ होता है। और जब अपनी कोई ऑडियो सामने आती है तो फिर जो है वो रोना धोना शुरू हो जाता है। हम यहाँ पे पॉलिटिकल स्कोरिंग नहीं करेंगे, हम फैक्ट्स पे बात करेंगे। हम भी कहते हैं कि हुकूमत का कसूर है, जितना है उतना होना चाहिए। जो मेरा, आपका और बाकी लोगों का कसूर है, आप लोग भी उसके ऊपर थोड़ी नज़रअसानी करें। अब लास्ट में जैसे आपको पता है कि हमारा फॉर्मेट होता है, मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का एक शेर जो है वो अपने फॉर्मेट में रखते हैं, और आज का शेर जो है वो मियाँ साहब का बहुत ही दर्दनाक शेर है। मामरे ते मुक जांदे पेके ते प्यो मरे कर वेला मामरे ते मुक जांदे पेके ते प्यो मरे कर वेला ओ शाला मरन ना वीर किसे दे ते उजड़ जांदा जे मेला। मियाँ साहब फरमाते हैं कि अगर किसी की माँ फोत हो जाए तो उस बच्ची का मैका ख़त्म हो जाता है, अगर किसी का बाप फोत हो जाए तो उस घर से उसका शफ़क़त का साया उड़ जाता है, और अगर किसी के भाई फोत हो जाए तो उस घर का तो मेला ही जो है वो उजड़ जाता है, वो घर ही उजड़ जाता है। और आज की ये दर्दनाक वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओवर टू अज़हर सिद्दीक साहब। जी, हम जो चाहिए कि आप बड़ी बड़ी तफसील के साथ आपके साथ एक एक चीज़ सारी डिस्कस कर दी हैं आप, और कोशिश की है काफ़ी चीज़ों का अहाता करने के लिए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।